यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर जितने भी हमारे 8 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज थे प्रॉफिट एंड लॉस तक, वो हम सब रिवाइज कर चुके हैं। अब आगे के फॉर्मूलाज हम इस वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने इसके पीछे वाला पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख लें, फिर ये वीडियो कंप्लीट देखें। इसके अंदर आज हम डिस्काउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस तक के फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हैं और मुश्किल से 1 घंटे के अंदर हमने 8 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज रिवाइज कर दिए थे। अब हम 7-8 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज इस वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट के अंदर क्या होता है कि सीपी वही कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि हमने कोई चीज जितने में परचेज की, हमने जितने में परचेज की प्लस उसकी रिपेयर वगैरह पे या उसके जो ट्रैवल पे जो भी एक्सपेंसेस आए उन सबको एक्सपेंस करोगे तो वो कॉस्ट प्राइस रहता है, लागत मूल्य रहता है कि आपको वो वस्तु कितने में पड़ी। उसके बाद सेलिंग प्राइस होता है जितने पे आप उसको बेचते हो। लेकिन एक कंसेप्ट आजकल मार्केट में चला हुआ है डिस्काउंट का कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो जो शॉपकीपर है ये तो है नहीं कि वो अपने पल्ले से हमें डाल को और दे देगा, लेकिन वो क्या करता है, वो चालाक है, वो मार्केट प्राइस एक डिसाइड करता है, उसको बढ़ा के लिखता है। किससे? कॉस्ट प्राइस से। यानी कि 100 रुपए की कोई चीज है तो उसने क्या किया, उसका मार्केट प्राइस 150 रुपए लिख दिया, उस पर प्रिंट कर दिया कि 150 रुपए की है। फिर आपको क्या कर दिया, उसने 10% डिस्काउंट दे दिया या 20% डिस्काउंट दे दिया। 20% डिस्काउंट यानी कि 30 रुपए आपको उसने लेस कर दिया। कितने की बेच दी उसने आपको? 120 रुपए की। यानी कि 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, यही है डिस्काउंट। इसके अंदर मार्केट प्राइस हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहता है, और जो डिस्काउंट रहता है वो किस पे रहता है, मार्केट प्राइस पे रहता है, और जो हमारा प्रॉफिट रहता है वो कॉस्ट प्राइस पे रहता है। जैसे हम कहें कि 20% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस 20 है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, तो वो किस पे रहेगा, सीपी पे। और अगर हम बात करेंगे 20% डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर शॉपकीपर, तो वो मार्केट प्राइस पे रहेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस वाले चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपको फॉर एग्जांपल आपको उसने कह दिया कि एक शॉपकीपर 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है और वो 120 रुपए में वस्तु को बेचता है। यानी कि 120 रुपए में बेचता है और 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप मार्केट प्राइस बताओ। यानी कि 20% ये क्या किया उसने, 120 में बेचा, कितने में, 20% डिस्काउंट देने के बाद। 20% डिस्काउंट देने के बाद मतलब 80 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा, 24 जा 26 जा 4 25 जा, और कितना आ जाएगा, 150 रुपए आपका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। कितने रुपए ज्यादा है ये, 100 रुपए से 50 रुपए ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से ये घुमाएगा सिर्फ परसेंटेज को ही। बस ये कंसेप्ट डिस्काउंट का आपने देख लेना है। एक कई बार लगातार डिस्काउंट आ जाता है, 10% डिस्काउंट, फिर 20% डिस्काउंट, फिर 30% डिस्काउंट, या ऐसे ही 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, या एक 50+50% डिस्काउंट चलता है आजकल। आप देखते हो ये तो बिल्कुल फ्री हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये फ्री नहीं होता। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए का 50% पहले वो डिस्काउंट दिया, कितना रह गया, 50 रुपए। फिर 50 का 50% देगा, 50 का 50% डिस्काउंट देगा तो 25 रुपए उसकी वैल्यू रहेगी। यानी कि एक्चुअल में आपको डिस्काउंट कितना मिला, 75%। जब ये निकालना हो, लगातार कोई भी 2 डिस्काउंट निकालने हो तो अलग अलग निकालोगे। जैसे 100 रुपए पे पहले है 10% डिस्काउंट, यानी कि चीज कितने की रहेगी, 90 की, 90/100। फिर 20% डिस्काउंट है तो यानी कि चीज कितने की रहेगी, 80 की, 80/100। फिर 30% डिस्काउंट है तो चीज कितने की रहेगी, 70 की। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सोल्व करोगे तो आपका तीनों का वो वैल्यू बच जाएगी जितनी वो आएगी। ओके, आई होप ये डिस्काउंट का आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। और अमाउंट यानी कि मिश्रधन का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके अंदर से वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें से कोई एक चीज
पूछ लेगा और ये चीज दे देगा। यानी कि 1 2 3 4 चार चीजों में से वो आपको सिर्फ एक चीज मिस कर सकता है, कोई भी कर दे, टाइम मिस कर दे, प्रिंसिपल कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे, या ऐसा ही पूछ ले, इन चारों में से 3 चीजें वो देगा ही देगा। ठीक है, ओके। इनको आप घुमा फिरा के लिख सकते हो। ठीक है, इसके फॉर्मूले का ज्यादा अलग अलग, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकाल, कोई जरूरत नहीं है। आप इस फॉर्मूले के अंदर फिट करो और उसके बाद अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल सकते हो। और अमाउंट मिश्रधन हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक ये है, कोई धनराशि 8% दर से t समय में 2 गुना हो जाती है। यानी कि सपोज दैट 10% दर से t यानी कि 2 साल के अंदर n गुना यानी कि 2 गुना हो जाती है। तो ऐसे सम बहुत ज्यादा आते हैं कि बताओ वो इतने गुना कितने समय में हो जाएगी। इसके अंदर क्या रहता है कि अगर 2 सालों के अंदर वो 2 गुनी हो रही है तो अगले 2 सालों के अंदर वो क्या होगी, +2 यानी कि 4 गुना हो जाएगी। अगले 2 सालों के अंदर वो क्या हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। अगले 2 सालों के अंदर वो क्या हो जाएगी, +2 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, कई बार वो कह देता है कि कोई वस्तु 4 साल के अंदर कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 2 गुना हो जाती है मतलब यानी कि पहले 100 थी, ठीक है, अब कितनी होगी, 100 और बढ़ गई, यानी कि ब्याज मिला के 200 रुपए हो गई। यानी कि बढ़ी कितनी एक्चुअल में, 4 सालों के अंदर 100 बढ़ी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जितनी बढ़ी डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय टाइम, तो कितना आ जाएगा, 25%। ये भी पूछ सकता है। आगे है, यदि एक धनराशि समान किस्तों में चुकाई जानी है तो समान किस्त क्या है। ठीक है, इसके अंदर ये काफी पूछा जाता है, ये फेमस क्वेश्चन है एसएससी का कि कोई धनराशि दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टाइम 4 है, तो इसका ये समान किस्त निकालने का फॉर्मूला है। इसके अंदर आप अमाउंट निकालोगे। पहले तो आप उसका क्या करोगे कि जैसे 4 साल है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, उसको जोड़ के अमाउंट निकाल लोगे। जो अमाउंट आएगी इनटू में 200, अमाउंट इनटू में 200 डिवाइड बाय टाइम क्या है 4, मल्टीप्लीकेशन बाय 200 प्लस, इसको आप यहीं सॉल्व कर दोगे। टाइम 4 है, 4 - 1 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो 3 और 5 5 ये 15 प्लस 215। आपको सिर्फ अमाउंट निकालनी है। आपका इंस्टॉलेशन कितनी आ जाएगी, 1800 रुपए। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। ये तो मैंने काफी टिपिकल सी अमाउंट लिया है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल सिंपल सी अमाउंट मिलेगी जो इजीली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहले तो बात आती है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो फ्लैट चलता है, यानी कि 10% बोल दिया तो हर साल 10% ही ऐड होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपका 1 साल का ब्याज बना, जैसे पहले साल आपने 100 रुपए दिए, ठीक है, 1 साल का ब्याज बन गया 10% के हिसाब से 10 रुपए, तो जब वो दूसरा साल स्टार्ट होएगा तो वो कितने पे ब्याज लेगा, वो 110 रुपए पे ब्याज लेना स्टार्ट कर देगा। यानी कि मूलधन प्लस जो पहले साल का ब्याज था उसको ऐड करके वो उसकी क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा दूसरे साल का। सपोज दैट इसका कितना बन गया, इसका 11 रुपए ब्याज बन गया 10% के हिसाब से, तो अगले साल तीसरे साल आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 121 रुपए। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। और ब्याज की गणना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो आपको बोल सकता है ब्याज की गणना अगर कुछ ना बोले तो वार्षिक होती है, अगर वो आपको कहे कि छमाही, तिमाही और मासिक, तो इसके अंदर क्या होता है कि सपोज दैट आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, ठीक है 12%, तो ब्याज अगर वार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। ब्याज की गणना अगर छमाही हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 2 पार्ट में, साल के अंदर 2 छमाही होती है 6 महीनों की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो जाएगी 6%। और जो टाइम होएगा 1 साल के अंदर, जो टाइम गैप आएगा, टाइम स्लैब्स आएंगी, वो अगर टाइम जैसे आपको 2 साल दिया है तो स्लैब्स कितनी आ जाएगी 6 महीने की, 4 आ जाएगी। यानी कि ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर तिमाही की बात करें, तिमाही कितनी होती है, क्वार्टर्स कितने होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितना आ जाएगा
3%, 3%, 3% की स्लैब बनेगी, ठीक है। और वहीं टाइम 2 साल है तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो टाइम स्लैब कितनी आएंगी, 8 आएंगी 2 साल के अंदर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो 3% रहेगी। वहीं अगर मासिक हो तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 1% मंथली आ जाएगा, और जो टाइम स्लैब है वो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और 24 टोटल स्लैब्स आ जाएंगी टाइम की, ठीक है। ये ब्याज की गणना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि वार्षिक है, छमाही है, तिमाही है या मासिक है। अब आ जाती है तीनों सालों की अलग अलग ब्याज दर। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जैसे पहले साल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपए हमने मूलधन माना, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, तो हमारा ब्याज कितना बना, 10 रुपए। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% है, सपोज दैट 20% है, तो हमारा अब दूसरे साल के लिए जो मूलधन बनेगा वो क्या बनेगा, मूलधन प्लस ब्याज पहले साल का, यानी कि 110 रुपए। 110 रुपए का 20% यानी कि 22, ठीक है। कितना हो गया, 11 दूनी 22, 22 रुपए आ गया। अब तीसरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर 10% है, यानी कि अलग अलग है, तो आप एक एक ईयर करके कर सकते हो, ठीक है। 110 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 132 रुपए क्या आ जाएगा, रेट ऑफ प्रिंसिपल बन जाएगा तीसरे साल के लिए, और ब्याज कितना बन जाएगा, 13.2 रुपए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 मल्टीप्लाई बाय पहले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, तो 100 प्लस 10, 110 बटे 100। दूसरे साल की कितनी है, 20% इंटू 120 बटे 100। तीसरे साल की कितनी है, 10% इंटू 110 बटे 100। ऐसे भी आप निकाल सकते हो तीनों साल की, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो। वैसे सेम के अंदर भी कर सकते हो, जैसे 100 10% है तो 110 इंटू डिवाइड बाय 100 इंटू जितने, ये 110 बाय 100 लिख दोगे जितना टाइम है, जैसे 110 इंटू 100 3 साल का निकालना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे है किस्त। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और भी सिंपल फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट किस्त का भी मैं बता रहा हूं। 2 साल का जब ब्याज काउंट करना हो तो कैसे करते हैं, 2 1, ये याद रखना है। 2 सालों के लिए तो 2 1, और 3 सालों के लिए 3 3 1। अब कैसे, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है, तो माना मूलधन 100, ठीक है, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1। इसको तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना आ जाएगा, 20, इसको 1 इंटू 1 1, यानी कि 21%। यानी कि 2 साल का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा, 21%। इसी प्रकार जब 3 है, 3 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो पहले साल 10 का 10%, ठीक है। फिर 10 का 10% क्या आएगा, 1 का 10% क्या आएगा, 0.1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 3 और ये 0.1, यानी कि टोटल करोगे तो 33.1%, ठीक है। यानी कि 10% के हिसाब से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में कितना होगा, 33.1%। यहां से आप सिंपल, यहां से आपको SI और CI का डिफरेंस पूछे तो ये भी आप बता सकते हो। SI तो 10 इंटू डायरेक्ट 3 हो जाएगा 30%, और CI आपने ऐसे निकाल लिया कितना, 33.1%। अगर आपसे वो पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, सिर्फ परसेंटेज को सोल्व करो, कितना 3.1 का 3.1% आएगा। यानी कि जैसे 1000 रुपए का बोल दे कि 1000 रुपए के 10% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ 3 साल के लिए, तो आप डायरेक्ट इसका 1000 का 3.1% करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। अगेन बता देता हूं, 2 साल के लिए तो है 2 1, और 3 साल के लिए है 3 3 1, ठीक है। इसको आप इनके साथ करके और फिर उसको ऐड कर देना, वही आपकी टोटल परसेंटेज आती है। इकट्ठा भी निकाल सकते हो। अब बात करते हैं किस्त की। 2 साल की किस्त का फॉर्मूला है कि आपका प्रिंसिपल डिवाइड बाय 100 प्लस R ब्रैकेट स्टार्ट प्लस 100 डिवाइड बाय 100 प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रिंसिपल 100 प्लस R प्लस 100 प्लस R का स्क्वायर,
यानी कि जैसे कोई भी प्रिंसिपल है, जैसे 1000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% है, तो आप क्विकली कर सकते हो 100/110, ये तो कट जाएगा 10/11 प्लस 10/11 का स्क्वायर 100/121, इसको सोल्व कर लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस्त आ जाएगी 2 सालों के लिए। ठीक है, अब 3 सालों के लिए क्या होता है, 3 सालों के अंदर यहाँ 3 सालों की बात करें तो प्लस 100 यही रहेगा, 100 प्लस r, बस इसका क्यूब हो जाएगा, 4 की है तो उसका पावर 4 हो जाएगी। बाकी 3 से ज्यादा चक्रवर्ती ब्याज में किस्त के सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यदि कोई धनराशि 15 सालों में 2 गुना हो जाती है, यानी कि 15 सालों के अंदर क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो ये राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो कितने सालों में 8 गुना हो जाएगी, ये साधारण ब्याज के अंदर तो क्या था कि जैसे 2 सालों के अंदर वो 2 गुना हुई है, तो अगले 2 सालों के यानी कि 4 सालों के अंदर वो 4 गुना होगी, फिर 6 सालों के अंदर वो 6 गुना होगी, 8 सालों के अंदर 8 गुना होगी, ऐसे रहता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ये क्या है कि पहले 15 सालों में दुगनी, फिर अगले 15 सालों के अंदर इसका दुगना 4, अगले 15 सालों के अंदर ये इसका दुगना कितना, 4 दूनी 8 गुना। ठीक है, और अगले 15 सालों के अंदर इसका दुगना 8 दूनी 16 गुना, यानी कि अगर इसने 8 गुना पूछा है तो 8 गुना हो जाएगी 15 15 15 कितना 45 सालों के अंदर, 15 दिए 45। ठीक है, ये तो मल्टीपल में बढ़ते हैं और इधर ये प्लस होते हैं उतने ईयर। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो क्या है, वो ईयर प्लस होते जाते हैं और इधर ये मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे अगर वो कहता 3 गुना हो जाती है तो 27 गुना कितने टाइम में होगी, तो 3 गुना 15 सालों में, फिर 9 गुना, फिर अगले 15 सालों में 9 तिये 27 गुना अगले 3 सालों के अंदर। ठीक है, ओके, ये हो गए हमारे चक्रवर्ती ब्याज के। अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क के अंदर ये फॉर्मूला है, मैन, डे, टाइम और वर्क। मैन, डे, टाइम, वर्क, 2 अलग अलग वर्क होंगे आपके पास, यानी कि एक दीवार का वो सपोज दैट फॉर एग्जांपल 10 पर्सन, ठीक है, 10 पर्सन 5 दिन काम करके, डेली 8 घंटे काम करके किसी दीवार को क्या करते हैं, वो मतलब 5 किलोमीटर लंबी दीवार बना देते हैं। तो वो आपसे पूछ लेगा कि 5 आदमी, ठीक है, 10 दिन काम करके, ठीक है, डेली का कितना काम करे वो हमने x मान लिया, और वही 5 किलोमीटर लंबी एक अलग दीवार बनानी है। तो आप इसको बराबर रखोगे और इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, यानी कि डेली कितना, वही 8 घंटे काम करना पड़ेगा। ओके, ये आप हर तरह के सम्स के अंदर लगा सकते हो, अलग अलग कैपेबिलिटी उनकी सेम रहेगी, बस आपका रेशियो बदलता जाएगा, यानी कि कहीं मैन ज्यादा हो जाएंगे तो डे कम हो जाएंगे, डे ज्यादा होंगे तो टाइम कम हो जाएगा, वर्क कम हो गया, तो ये चलता रहता है। अब एक सबसे आसान तरीका रहता है टाइम एंड वर्क के अंदर, जिसके अंदर मैं पूरे इस चैप्टर के अंदर मैं एक ही ये फॉर्मूला अपनाता हूं इसके अंदर, और एक वो जो हमारा नल और टंकी वाला चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला रहता है। जैसे मैं आप फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पर्सन है ए, बी और सी, ठीक है, ए कोई काम 10 दिन में करता है, बी कोई काम 12 दिन में करता है, सी कोई काम 15 दिन में करता है। ठीक है, तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, या कुछ दिन ए करता है कुछ दिन बी करता है। यहां आपने सिंपल सा अपने माइंड में बिठाना है कि हमें कोई कंप्लीट काम करना है, जैसे कि मान लिया कि हमने 60 चीजें बनानी है, 60 चीजें बनानी है, आपने इनको जो इनका आपको एलसीएम लेके उतनी चीजें बनानी है, ये आपने मानना है, हमें बनानी है 60 चीजें। ठीक है, ये 10 दिन में 60 चीजें बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, एक दिन में 6 बनाएगा। बी 60 चीजें 12 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 12 5 60 और 15 चौक 60। सी एक दिन में 4 बनाएगा। अब तीनों मिलके एक दिन में 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि तीनों मिलके
एक दिन के अंदर 15 चीजें बनाते हैं तो 60 चीजें कितने दिन में बना देंगे? 60 डिवाइड बाय 15, 15 चौक 60, यानी कि 4 दिन के अंदर क्या कर देंगे? ये तीनों मिलके बना देंगे। यही अगर मैं कहूं कि यहां ए और बी है, यहां बी और सी है, सी और ए है। अब देखो, अब वही सेम कि ए और बी और सी और ए, यानी कि ए की ये रहा, ए की ये रहा, बी ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, ये सी रहा, यानी कि ये 6 जने यानी कि डबल डबल मिलके 15 चीजें बना रहे हैं। ठीक है, कितने दिन में? 4 दिन में। अगर ये अकेले अकेले बनाते तो कितने दिन में बनाते? 8 दिन में बनाते। यानी कि इसका हाफ करेंगे पर्सन्स का तो डेज क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। कोई भी किसी भी तरीके का जितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, आप सिर्फ ये मान लिया करो कि हमें टोटल चीजें बनानी है, और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आई गारंटी पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी समय एक सवाल भी आपका नहीं आएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, आपको उसको कर करके देखना है कि ये कैसे इसको घुमाएं। घुमाना सिर्फ इसी चीज को है, बस आपने ये मानना है कि हमने इतनी चीजें बनानी है, और वो एक दिन के अंदर इतनी चीजें क्या करता है? बनाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम एंड वर्क। अब बात करते हैं हम टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है कि चाल हमें पता है, दूरी बटे समय, और समय दूरी बटे चाल। जैसे 600 किलोमीटर हमारी दूरी है, हमने इसको 10 घंटे में कर दिया तो हमारी क्या हो गया? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई? चाल आ गई। समय की बात करें, दूरी 600 है, चाल हमारी 60 है, तो क्या आ जाएगा? 10 किलोमीटर 10 घंटे के अंदर हमारा सफर निकल जाएगा। और वहीं ये फॉर्मूला है कि 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उसको 18/5 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 25 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करोगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 18/5, 25, 18/5 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यही 90 को हमने क्या करना है? इसमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18×5 90, 5×5 25 मीटर प्रति सेकंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आती है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है कि जैसे 2 अलग अलग दूरियां थी तो उनको आपने अलग अलग स्पीड से किया, तो जब टोटल दूरी बटे टोटल समय कितना लगा, ये होती है हमारी औसत चाल। यानी कि 600 किलोमीटर दूरी हमें टाइम टोटल लगा 10 घंटे, तो हमारी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। चाहे हमने उसमें से कुछ डिस्टेंस 70 से किया हो, चाहे कुछ डिस्टेंस 40 से किया हो, चाहे कुछ डिस्टेंस 20 से, मतलब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड कुल दूरी बटे कुल समय। अब कई बार ये 2 ट्रेनों वाले सम आते हैं कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है। जब हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और जब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं तो क्या हो जाती हैं? चालें आपस में अंदर माइनस हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अपोजिट से आ रही हैं तो चालें प्लस हो जाती हैं, और एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें क्या हो जाती हैं? माइनस के अंदर हो जाती हैं। एक सम आता है कि अगर कोई ट्रेन एक किसी पोल को, किसी पर्सन को पास आउट करती है तो सिर्फ वो उसकी खुद की दूरी को पास आउट करना है, लेकिन अगर वो किसी पुल को पार करती है, किसी रेलवे स्टेशन को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, तो उसके अंदर जो डिस्टेंस आता है वो ट्रेन की जो लेंथ होती है प्लस उसकी फ्लाईओवर, ब्रिज या स्टेशन, वो सब जुड़ा होता है, दोनों की जुड़ी हुई उसके अंदर लेंथ होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो ये काफी इजी सा चैप्टर है। ये स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, बस इसके अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे ये रिवर है, जल का फ्लो इस साइड है, ठीक है, तो शांत जल में चाल। सपोज दैट हमने मान लिया कि पानी कांस्टेंट है और इसके अंदर बोट इधर जाए, इसकी चाल क्या है? x है। और फिर मान लिया कि जल फ्लो कर रहा है किस स्पीड से? y स्पीड से। ठीक है, जल इस साइड फ्लो कर रहा है किस स्पीड से? y स्पीड से।
और शांत जल में अगर बोट चलाएं तो उसकी चाल x है। अब धारा के साथ जब जाएगा, यानी कि धारा के साथ मतलब धारा की दिशा में जब बोट जाएगी, स्ट्रीम जाएगी, बोट जाएगी, धारा की शिप है जो, वो जिस साइड पानी बह रहा है उस साइड जाएगी, तो क्या होगा कि जो उस बोट की शांत जल में चाल है प्लस जो उस जल की चाल है खुद की, वो क्या हो जाते हैं, दोनों प्लस हो जाते हैं। लेकिन जब हम बोट को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं, जल की या धारा की विपरीत दिशा के अंदर लेके जाते हैं, तो क्या होता है कि उस बोट की जो शांत जल में चाल है उसमें से जो वो उस जल की चाल है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, सपोज दैट शांत जल में चाल है कितनी, 10, और जल की चाल कितनी है, 2, तो धारा के साथ उसकी हो जाएगी 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में 10 में से 2 गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोट एंड स्ट्रीम के हमारे फॉर्मूलाज थे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये हमारे अर्थमेटिक चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में जितने भी हमारे एडवांस मैथ के फॉर्मूलाज हैं वो मैं इससे अगली वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।